दधीची सोसाइटी के बारे में मैं कुछ बताना चाहूं तो दधीची सोसाइटी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक प्रेस्टिजियस सोसाइटी है जो स्टूडेंट्स को सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान करती है जिससे कि वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके। उसी के साथ में यदि मैं जिज्ञासा की बात करूं तो जिज्ञासा एक वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम दधीची प्रतियोगी समूह का एक नूतन आयाम है। जिज्ञासा जिस प्रकार के इसके नाम से ही समझ में आता है कि इसका उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित विद्यार्थियों के मन में आए सभी प्रश्नों को गहराई से हल करना है। आज इसी कार्यक्रम श्रृंखला का पहला दिन है। जिस प्रकार की आज का विषय आईएफएस से संबंधित है तो आज हमारे अतिथि द्वारा, हमारे चीफ गेस्ट के द्वारा आईएफएस से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर गहराई से दिए जाएंगे। अब मैं हमारे समिति के संयोजक डॉक्टर राजीव रंजन गिरी सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे अपने स्वागत उद्बोधन के साथ में आए। राजीव सर हैं अपने हम सबके बीच में? सर आपका माइक म्यूट है। नमस्कार, मैं दधीची सोसाइटी की तरफ से, राजधानी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से अपने सालाना कार्यक्रम के पहले दिन आज के खास मेहमान श्री हरीश कुमार जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब यह सोसाइटी का पहला वार्षिक आयोजन के तौर पर मनाने के लिए बैठे हैं और इससे कोई बेहतरीन अवसर और नहीं हो सकता था जब हम बिल्कुल 3-4 साल पुराने एक आईएफएस अधिकारी को हम सुने। दधीची सोसाइटी में आपको हरीश कुमार जी बताया होगा बच्चों ने, ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जो खुद से अपने से यूपीएससी और अलग अलग परीक्षाओं के जरिए राष्ट्र निर्माण के काम में और अपने घर परिवार समाज के काम में अपना आगे का जीवन देना चाहते हैं। क्योंकि यह जो तैयारी है वो भारत की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, तो इसमें आपके जैसे जो परीक्षार्थी जो सफल हो चुके हैं उनसे हम लोग समय समय पर बातचीत करते हैं, उनको सुनते हैं और आपकी बातचीत, आपके जैसे मित्रों की बातचीत से इन बच्चों को एक दिशा मिलती है, बल मिलता है, ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है। यूपीएससी का जो क्रेज है उसमें अमूमन जो भारत में प्रशासनिक पद है उसको लेकर रहता है, पर जो आईएफएस हैं वो दुनिया के साथ भारत के रिश्ते को परिभाषित करते हैं, उसको संभालते हैं, उस रिश्ते का एक नया आधार गढ़ते हैं। तो ये बड़ा जटिल दायित्व होता है, क्योंकि उनके जरिए हमारा देश दुनिया के उस देश में मौजूद होता है। हमारी आवाज दुनिया के देशों में आईएफएस अधिकारियों के जरिए पहुंचती है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर आपके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी सोशल मीडिया के जरिए, ऑनलाइन जरिए आप हमारे बच्चों को समय देंगे और आपने जिन चुनौतियों का सामना किया होगा तैयारी के दौरान उसके बारे में बताएंगे, तो इन बच्चों का मार्ग जो उबड़ खाबड़ है वो थोड़ा सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर
आज हम सभी के बीच में जिन महानुभावों का सानिध्य प्राप्त होने वाला है, सबसे पहले मैं उनके परिचय से आप सभी को अवगत करा दूं। आपका नाम हरीश कुमार है। आप भारतीय विदेश सेवा में राजनयिक के रूप में सेवारत होने के साथ साथ एक इंजीनियर भी हैं। आपने 1997 से 2005 तक नूतन विद्या मंदिर में अध्ययन किया है। आप 2005 से 2009 तक राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशिक्षण संस्थान के अंग रहे हैं तथा आप पावर इंजीनियरिंग में स्नातक हैं एवं थर्मल पावर प्लांट के संचालन एवं रख रखाव में विशेषज्ञता रखते हैं। आपने 2009 में राजस्थान के बांसवाड़ा में एलएनजे भीलवाड़ा में इंजीनियर के रूप में अपना करियर शुरू किया। इसके बाद एपीएस एंटरप्राइजेज में मैनेजर और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी थे। आपने इग्नू से 2015 में सार्वजनिक प्रशासन में स्नातकोत्तर किया। आप 2011 में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में बीएचईएल में शामिल हो गए। आपने 2016 में पूरे भारत में 770वीं रैंक हासिल करके सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की एवं 2017 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हो गए। आपने अगस्त 2018 से मई 2020 तक काहिरा, अरब गणराज्य मिस्र में भारत के दूतावास में तीसरे सचिव के रूप में काम किया। वर्तमान में आप विदेश मंत्रालय में अपर सचिव पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन सब के अलावा आपको स्केचिंग, पेंटिंग एवं लघु कथाएं तथा कविताएं लिखना भी पसंद है। सर, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद दधीची सोसाइटी का। बहुत अच्छा लगा कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारे विद्यार्थी लोग हैं उनको जिस तरह से हेल्प कर रहे हैं, उनको इस परीक्षा के लिए उत्साहवर्धन इसका कर रहे हैं। बहुत ही मतलब एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि मतलब जरूर हम लोग इस तरह से लोगों को हेल्प करना चाहिए। तो इसलिए आई हैव अग्रीड टू दिस। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे एक मीटिंग में जाना है। तो मैं आपको भारतीय विदेश सेवा के बारे में स्टार्टिंग से बताऊंगा कि आपको सर्विस में क्या रहता है और किस तरह का काम आप लोग देखते हैं। क्योंकि बहुत बच्चे मुझको मैसेज करते हैं कि आईएफएस में हम लोग क्या काम करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया या इंटरनेट पर नहीं है। तो मैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आपको नहीं बता सकते, उसे छोड़कर जो भी जनरल चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेन सर्विस में क्या क्या रहता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या दायित्व होते हैं एक विदेश सेवा के ऑफिसर का। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि फॉरेन सर्विस जो है हमारी सिविल सर्विस जो परीक्षा होती है उसके थ्रू होता है। और आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 ऑल इंडिया सर्विस रहती हैं और बाकी सर्विस होती हैं वो सेंट्रल ग्रुप ए, ग्रुप बी सर्विसेज रहती हैं। लेकिन फॉरेन सर्विस का एक अलग स्थान इसलिए है कि प्रमोशंस और पे स्केल्स में आईएएस और आईएफएस को जल्दी मिलता है प्रमोशन, क्योंकि इनके टाइम बाउंड प्रमोशन रहते हैं। और सीनियर स्केल जो होता है वो दोनों सर्विस में 3 साल में मिल जाता है। हमारी कुल स्ट्रेंथ 850 ऑफिसर्स की है, जो 193 देशों में कार्यरत है। साथ ही साथ दिल्ली में भी हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं। तो आईएफएस जो है दुनिया की सबसे एफिशिएंट डिप्लोमेटिक सर्विस है, बिकॉज अगर आप कंपेयर करेंगे अमेरिकन फॉरेन सर्विस से तो वो हर साल 5000 लोगों को रिक्रूट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये संख्या अभी मेरे ख्याल से 24 या 30 के अराउंड होगी। हमारा जो मेन काम रहता है वो भारत को रिप्रेजेंट करना होता है हमारी एम्बेसीज में। जैसे मैं कायरो में था तो आई हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इजिप्ट। और उसी तरह दुनिया के जितने भी देश हैं जहाँ पर हमारी एम्बेसी है, हमारे मिशन है, हमारी पोस्ट है, वहाँ पर उसका संचालन वो हमारे फॉरेन सर्विस के थ्रू होता है। उसके बाद फॉरेन सर्विस का सबसे बड़ा मेन रोल होता है विदेश नीति को बनाना और उसमें अपने इनपुट्स देना। जैसे मैं अभी अंडर सेक्रेटरी वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका हूँ। उसमें मेरे पास सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट करके सब देश हैं और इनके साथ जितने भी हमारे कार्य रहते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस हैं या जो भी हम एमओयू करना चाहते हैं या ट्रीटी करना चाहते हैं, वो सब हमारे थ्रू होता है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि किसी तरह
हमारे जो देश के नेशनल इंटरेस्ट हैं उसको आगे रख के चलना है। जैसे हमें ट्रेड बढ़ाना है या फिर हमें किसी तरह की ट्रीटी करनी है, जैसे काउंसिलर ट्रीटी रहती है, और उसके बाद बहुत सारी ट्रीटीज हैं जो अभी हमने यूएस के साथ साइन की थी, या इजिप्ट के साथ भी हम लोग एमओयू वगैरह करते रहते हैं, ताकि हमारे देश के लोगों का ट्रेड में या जिस किसी भी तरह हम उसको हेल्प कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि एक जो एम्बेसडर होता है, ही रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दैट कंट्री, and he has all the powers which are delegated to him by the President of India. So he represents President of India in the embassies. उसके बाद हमारे फॉरेन सर्विस के जो लोग होते हैं वो यूएन मल्टीलैटरल एजेंसी जैसे आईसीजे, डब्ल्यूटीओ, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये सब थे जो हम जनरल जो काम रहते हैं। जब हम हेडक्वार्टर में पोस्ट रहते हैं, दिल्ली में पोस्ट रहते हैं, तो हम एक एमईए के अंदर दो तरह की डिवीजन रहती है। एक तो है टेरिटोरियल डिवीजन और दूसरा है फंक्शनल डिवीजन। तो टेरिटोरियल डिवीजन जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 5 डिवीजन करके एक है हमारी, इस तरह मेरी वाना डिवीजन है, और इस तरह यूरोप वेस्ट डिवीजन है, तो वो टेरिटरी देखती है। उसके बाद फंक्शनल डिवीजन होती है, वो जैसे डिसआर्मामेंट हो गया या मल्टीलैटरल यूएन वगैरह देखते हैं, जैसे हमारे यूएनपी डिवीजन है, यूएनईएस डिवीजन है। ये डिवीजन जो है जितने भी यूएन के काम रहेंगे वो सब देखती है। इनका एक और कार्य ये रहता है कि जितनी भी फॉरेन एम्बेसीज होती हैं, जैसे मैं अगर इसराइल देखता हूँ, तो इसराइल की एम्बेसी जो हमारे देश में होगी उनके साथ कोऑर्डिनेशन रहता है, और वो हम उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहते हैं भारत सरकार के अंदर। तो आईएफएस में जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो सबसे पहला जो ट्रेनिंग होती है आपकी, उसे कहते हैं फाउंडेशन कोर्स। और वो फाउंडेशन कोर्स आप अपने आईएएस और आईपीएस जो कॉलीग्स रहते हैं लवासना में रहता है, वो 3 महीने का कोर्स रहता है। तो 3 महीने के बाद जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग एफएसआई यानी कि सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस आते हैं। यहाँ पर लगभग 6 महीने का आपको ट्रेनिंग रहता है। उसमें बहुत मॉड्यूल्स रहते हैं जहाँ आपको किस तरह से अच्छे डिप्लोमेट बने, किस तरह से आपको काम करना रहेगा बाहर जाके, वो आपको सिखाते हैं। उसमें बहुत सारी अटैचमेंट रहती हैं, जैसे आर्मी अटैचमेंट रहती है, तो 1 हफ्ते के लिए यू विल गो टू आर्मी के जितनी फॉरवर्ड पोस्ट है। जैसे मैं जेएनके गया था, मतलब तो उसमें डिफरेंट पोस्ट पे आपको ले जाते हैं। 1 हफ्ते में यू गेट टू नो दैट यहाँ पर हमारी पोस्ट है, क्योंकि जो विदेश नीति होती है उसके अंदर आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आप देखेंगे कि साउथ ब्लॉक जो है भारत सरकार का, उसके अंदर आर्मी का हेडक्वार्टर है और एमईए का हेडक्वार्टर है एक साथ, आर्मी, एमईए और पीएमओ। तो साउथ ब्लॉक में इसलिए ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं वो एक साथ है, बाकी दूसरी मिनिस्ट्रीज नॉर्थ ब्लॉक में रहती है। उसके बाद एक अटैचमेंट होता है आपका मिशन अटैचमेंट। तो इसके लिए आपको 10 दिन के लिए बाहर विदेश में हमारे जो एम्बेसी है वहाँ ले जाते हैं आपकी ट्रेनिंग के लिए। आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे कैसे काम होता है, कैसे एम्बेसी चलाई जाती है, किस तरह से आप दूसरे सरकारों से आप बात करते हैं। उसके बाद एक आपका स्टेट अटैचमेंट होता है। उसके अंदर आपको एक स्टेट चूज करना होता है। आपको किसी भी स्टेट को चूज कर सकते हैं। तो एक बार जब आप एक स्टेट चूज कर लेते हैं, उसके बाद आपको पूरी जिंदगी उस स्टेट की हेल्प करनी होती है। चाहे जैसे मैं यूपी स्टेट को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जहां भी जाऊंगा मैं यूपी की सरकार से बात करके उनके यहाँ ट्रेड वगैरह का फैसिलिटेट कर सकता हूँ, जैसे मैंने इजिप्ट में किया था। उसके बाद आप भारत दर्शन, आप लोग जानते हैं भारत दर्शन होता है, आप ग्रुप में बांट देते हैं। उसके बाद आपका जो ग्रुप लीडर रहेगा या आप लोग मिलके एक प्लान बना लेंगे कहाँ कहाँ आपको घूमना है, तो ये भारत दर्शन रहता है। अंत में जो ट्रेनिंग का जो आखिरी फेज होता है जो एफएसआई में रहता है, उसे कहते हैं डेस्क अटैचमेंट। इस फेज में आप जो हेडक्वार्टर है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसमें आपको 1 महीने के लिए डिप्यूट करते हैं डिफरेंट डिविजन के अंदर, जहाँ पे आप सीख सकें कि आप कैसे काम कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है जो हमारे फॉरेन सर्विस में, वो है कंपलसरी फॉरेन लैंग्वेज। इसका मतलब यह है कि कोई भी फॉरेन सर्विस का अधिकारी जो रहेगा उसको कोई ना कोई एक कंपलसरी फॉरेन लैंग्वेज सीखनी रहेगी। उसमें बहुत सारी चॉइस रहती हैं, जैसे फ्रेंच है, जर्मन, स्पेनिश, अरबिक है, चाइनीज, जापानीज, कोरियन। तो दुनिया भर की जितनी इंपॉर्टेंट जो लैंग्वेजेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज आती हैं और आपको अप्लाई करना होता है। और वो डिपेंड करता है आपकी रैंक के ऊपर। रैंक, और अभी आजकल जो पैटर्न चेंज हुआ है हमारे एफएसआई में,
उसमें आपकी परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। तो वो जब आप लैंग्वेज चूज कर लेते हैं तो भारत सरकार आपको उस देश भेजती है ताकि आप वो लैंग्वेज सीख सके। जैसे मेरी लैंग्वेज अरबिक थी, तो हम लोगों को भारत सरकार ने इजिप्ट भेजा था, वहां जाके अरबिक सीखने के लिए। तो इजिप्ट में अमेरिकन यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हमारे जितने भी डिप्लोमेट्स हैं वो अरबिक सीखते हैं। वो 2 साल का कोर्स है, क्योंकि अरबिक, चाइनीज, जापानीज और कोरियन बहुत ही टफ लैंग्वेजेस रहती हैं, इसलिए 2 साल का कोर्स रहता है। वहां आप सीखने के बाद एक एग्जाम होता है जो भारत सरकार लेती है, कॉम्पिटेंसी का एग्जाम लैंग्वेज का। वो पास करने के बाद आपका प्रमोशन होता है सीनियर स्केल पे। तो ये 2 साल बाद आपको देना होता है। जब तक आप ये एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका प्रमोशन नहीं होगा। तो ये था हमारा सीएफएल के बाद। सीएफएल के बाद जो होता है हमारे विदेश सेवा में वैकेंसीज निकलती हैं। आप वैकेंसीज में भर सकते हैं कहीं भी, आप जैसा आपको फील होता है आप उसको भर सकते हैं और आपकी पोस्टिंग इसके बेस पे हो जाती है। तो ये रहा आपका काम जो फॉरेन सर्विस में होता है। अब दूसरी बात कि हम फॉरेन सर्विस या कोई भी सर्विस है कैसे ज्वाइन करें, या कैसी स्ट्रेटेजी से, किस से आप तरीके से आप अपने जो आपका लक्ष्य है कि मुझे सिविल सर्विस करना है वो आप किस तरह से कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें रिकैप में जाके बताऊंगा आपको कि जो सिविल सर्विस जो है वो उसके 3 चरण रहते हैं। पहला चरण होता है प्री, आप जानते ही हैं, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट। अब इसकी जो तैयारी रहती है बहुत ही डिफिकल्ट तैयारी रहती है, लेकिन बहुत लोग आपको बोलेंगे कि आपको 8 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है। आप उनकी बात मत सुनिए, जैसा आपको फील होता है आप वैसा कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा था तो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे या 3 घंटे रहता था दिन में, जो आप डिप्यूट कर सकते हैं टाइम को। लेकिन इसमें मोटिव ये होना चाहिए कि आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो इफेक्टिव होनी चाहिए, ताकि आप, क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत बड़ा है, आप किस तरह से उस जितना पढ़ के आप अपने दिमाग में रख सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वो प्रैक्टिस होती है ना, उससे ही आप ये बोलते हैं कि एग्जामिनेशन प्रैक्टिस होती है, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस रहती है। तो आप जितने भी मॉक टेस्ट लेंगे वो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी के अंदर 2 पार्ट रहते हैं, जैसे स्टैटिक और दूसरा करंट। तो स्टैटिक में आप किताबें पढ़ सकते हैं, वो लिस्ट वगैरह आप कहीं से भी मिल जाएगी, आप वो किताबों को पढ़ लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए। वो नोट्स जो होते हैं ये आपके लिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ पैटर्न चाहिए नोट बनाने के लिए, नहीं, ये आपकी समझ के लिए नोट्स बनाने चाहिए, जो कि आप इजीली 1-2 दिन में पढ़ के पूरा सिलेबस आप एक बार रिवाइज कर सकें। जितना आप रिवाइज करेंगे, जितना जल्दी आप कोर्स अपना कंप्लीट करेंगे, नोट्स बना के, आप नोट्स बना के उसको 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे दीजिए। दूसरा है करंट अफेयर्स। अब क्या होता है कि यूपीएससी की जो स्ट्रेटेजी रहती है वो ये है कि वो कभी तो करंट का पोर्शन ज्यादा कर देते हैं और कभी जो स्टैटिक का पोर्शन ज्यादा कर देते हैं, और वही डिसाइड करता है आपके एग्जाम की टफनेस। जनरली देखा गया है कि 2-3 साल से वो लोग करंट का पोर्शन ज्यादा डाल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टैटिक को पीछे छोड़ दें। दोनों में आपको बैलेंस बना के रखना है। यूपीएससी का जो पैटर्न रहता है वो दूसरे पीएससी से कम, मतलब आप देखेंगे तो जैसे यूपीपीसीएस का एग्जाम रहता है या राजस्थान का एग्जाम रहता है, उनके यहाँ एक पैटर्न है कि वो जो करंट अफेयर्स होते हैं वो ज्यादा पूछते हैं। लेकिन यूपीएससी के अंदर आपको करंट अफेयर्स एक बैलेंस तरीके से पढ़ना रहता है। तो इसके लिए बहुत सारी आपकी वेबसाइट्स हैं जो ये काम करती हैं, जैसे इनसाइट्स है, इनसाइट्स ऑन इंडिया, फॉरम आईएएस, इनकी वेबसाइट रहती है, आप इनको डेली फॉलो कर सकते हैं, अपने नोट बना सकते हैं। तो उससे आपका करंट अफेयर्स मैनेज हो जाएगा। लेकिन एक जो सोच होती है वो आपकी कैसे बिल्डअप होगी वो डिपेंड करता है आपकी स्टडी के ऊपर। तो वो स्टडी आप कैसे करेंगे, वो आप कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर ले सकते हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू तो है ही, और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस भी है। वो आप लेके उसमें जो एडिटोरियल आते हैं या ओपैड आते हैं वो आप जरूर पढ़ें। उससे आप एक आपकी सोच डेवलप होगी। इसका मतलब ये है कि आपको पूरा अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली ओपैड और जो एडिटोरियल है वो आप पढ़ लें और आप अपना एक व्यू पॉइंट रखें। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप एक अफसर बन जाते हैं तो आपको हर चीज पे अपना व्यू पॉइंट रखना है, तभी एक
आप अच्छी फॉरेन पॉलिसी या अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बना सकते हैं। लेकिन इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा बाद में जब आप मेंस लिखेंगे तब, क्योंकि मेंस में आपका जो आंसर होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप किसी को फेवर कर रहे हैं। तो करंट में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप लोग बहुत सारी वेबसाइट हैं जो ये काम कर रही हैं, तो आपको पूरा अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनकी अपडेट्स, डेली अपडेट्स आते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, वो आप ले सकते हैं। तो करंट आपका मैनेज हो जाएगा। उसके बाद जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब की बुक्स हैं। और जो बुक आपको अच्छी लगे, जो जिसकी लैंग्वेज आपको आसान और सरल दिखती है, आप वो पढ़ें। जरूरी नहीं है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये बुक पढ़नी है या वो है, नहीं नहीं नहीं, आप सारी बुक देख लें एक बार, और उसके बाद जो आपको जैसा फील होता है वो आप वो करें। इसमें कोई एक नॉर्म का बात नहीं है कि उस बुक से अच्छा है। हर बुक में नॉलेज सेम है, बशर्ते वो एक अच्छे ऑथर की होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट, आपको समझ में आना चाहिए उसकी लैंग्वेज, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे कुछ लोग हिंदी के भी हो सकते हैं, दूसरी भाषा के हो सकते हैं, इसलिए बुक्स का चयन भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब दूसरी बात आती है हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट की। बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं इंजीनियर था, मैं इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट भी ले सकता था, क्योंकि मैंने नहीं लिए क्योंकि वो इतने स्कोरिंग नहीं है। तो इसलिए मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, क्योंकि वो स्कोरिंग था और उसका सिलेबस छोटा है, आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि उसका सिलेबस आधा तो आपका जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उसमें आ जाता है। तो आप PSIR भी ले सकते हैं, क्योंकि उसका भी कुछ कुछ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन आप पढ़ते हैं अलग से, उसका आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरह से अ, जितने कंफर्टेबल आप रहेंगे उस ऑप्शन में, वही आपके लिए फायदेमंद है। ऐसा नहीं कि कोई आपको बोले कि सोशियोलॉजी ले लो, वो छोटा है, नहीं नहीं, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वो। क्योंकि यहाँ पर आपकी मेन रीजन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का यूपीएससी लेती है कि आपकी कॉम्पिटेंसी देखने के लिए कि आप कितना लिख सकते हैं, आपको जानकारी कितनी है, किस तरह से आप एक पॉइंट को सोच सकते हैं। अब जैसे जनरल एक क्वेश्चन आया था कि 360 डिग्री जो ऑफिसर्स रहते हैं हमारे, उनका जो इवेल्युएशन होता है, जो आपने सुना होगा अपार या ACR जो भरते हैं हम लोग, तो वो 360 डिग्री कैसे कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन था जो GS का क्वेश्चन आया था मेरे टाइम पे। तो इसके जो आंसर हो सकते हैं वो तभी आप कर सकते हैं जब आपको उसके बारे में पता हो कि ये क्या होता है। और जितना आप अपने आंसर में कंटेम्प्रेरी चीजें को लेके आएंगे एग्जाम्पल से, उतना आप स्कोर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ आज आपको, कि अपने आंसर के अंदर जब आप आंसर लिखेंगे मेंस का, उसके अंदर जो आपके एग्जाम्पल होने चाहिए वो कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल होने चाहिए। जैसे 360 डिग्री के अंदर मैंने BHL के जो ACR या अपार पॉलिसी है उसका एग्जाम्पल दिया था कि किस तरह से हम अच्छा कर रहे हैं, और किस तरह से हम उसकी पॉलिसी को भारत सरकार की पॉलिसी में भी यूज कर सकते हैं, ताकि हम एक ऑफिसर का 360 डिग्री एवेल्युएशन कर सकें। तो इसी तरह से आपको भी आंसर करना होगा। लेकिन ये आप कैसे कर पाएंगे जब तक आपको एक 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 लेवल आपका रीच नहीं होगा, अब जब तक आप पढ़ेंगे नहीं उन चीजों के बारे में कि उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। तो ये बात रही आपकी स्टैटिक की। अब इसके अंदर क्या है कि उसके बाद जब आप मेंस क्लियर करेंगे, देखिए क्या होता है कि सबसे कठिन जो एक सिविल सर्विस में होता है वो है प्री निकालना। क्योंकि प्री में मान लीजिए अभी आई डोंट नो कितनी सीट्स अभी इस बार अभी नोटिफिकेशन आया है, 700 के अराउंड सीट है। तो जब 700 सीट है और लाखों बच्चे जब इसका एग्जाम देंगे, तो आप लगा लीजिए कि एक सीट पर कितने लोगों का कंपटीशन है। लेकिन जब आप एक बार प्री क्लियर कर लेते हैं, हाँ 712, जब आप प्री क्लियर कर लेते हैं तब आपके लिए थोड़ा आसान इसलिए है क्योंकि अब सीट्स और जितने भी कैंडिडेट रहेंगे वो 10 का रेशियो रहता है। यानी कि अगर 700 सीट है तो 60,000 कैंडिडेट्स को यूपीएससी पास करेगा मेंस में। उसके बाद 2.3 का रेशियो रहता है पर्सनैलिटी टेस्ट। अब इसको इंटरव्यू क्यों नहीं बोलते, पर्सनैलिटी टेस्ट क्यों बोलते हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या होता है कि जब आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी एक लेवल है, आपका एक लेवल है, यानी आपकी एक समझ है, आपकी नॉलेज अच्छी है, तभी आपने मेंस क्लियर किया है। इसलिए इसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं, कि आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए यूपीएससी आपको बुला रहा है कि आप डिफरेंट सिचुएशन में कैसे बिहेव करेंगे। आपकी नॉलेज से इनको कोई लेने देना नहीं है। अगर आप कुछ किसी क्वेश्चन में, नॉलेजेबल क्वेश्चन में आप अटक भी जाते हैं तो उसका मतलब कुछ नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी को देखने के लिए वो बुला रहे हैं कि
प्रेशर सिचुएशन में कैसे बंदा रिएक्ट करेगा, या आपको कुछ ऐसा सिचुएशन दे दी कि आप फलाना जगह पर डीएम है या कुछ है, या आपको वो करना है, आपको एक वैक्सीन बची हुई है, किसको देना है, एक बुजुर्ग औरत को देना है या बच्चे को देना है, तो ऐसी सिचुएशंस आपको दे सकते हैं वो लोग। दिस इज व्हाई दे कॉल इट अ पर्सनैलिटी टेस्ट। और एक बार जब पर्सनैलिटी टेस्ट आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें आपकी चॉइसेस रहती हैं, और उस चॉइस और आपकी रैंक के बेसिस पे आपको सर्विस मिलती है। तो मैं ये बोलूंगा कि आपका जो मोटो होना चाहिए वो किसी तरह उस लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। बाकी आप दोबारा अपियर हो सकते हैं और अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हैं। ये है। मैंने तो 4 घंटे पढ़ के मैंने कोई 5 घंटे नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रहा था। 4 घंटे पढ़ के अच्छी पढ़ाई करके इसको आप क्लियर कर सकते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आपकी जो, देखिए क्या होता है कि आप बहुत सारी बुक पढ़ लेते हैं, तो आपकी जो नॉलेज है ना वो एक आइलैंड की तरह रहती है, कि एक जगह यहाँ पर है, एक जगह यहाँ पर है, एक यहाँ एक यहाँ। तो उन नॉलेज को, जो जो आइलैंड्स ऑफ नॉलेज है, उसको किस तरह से स्ट्रीमलाइन करेंगे, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, आपने एक बुक पढ़ ली, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ ली, डीडी बसो पढ़ ली, और उसके बाद आप मॉक दे रहे हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं। जनरली क्या होता है कि बच्चों के यही क्वेश्चन रहते हैं कि हमने आज ये पढ़ा लेकिन हम कल भूल गए। देखिए, हम सब लोग इंसान हैं, हमारी भी एक कैपेसिटी रहती है। तो जरूरी नहीं कि आपको हर चीज याद होगा। जिसको याद रहेगा वो एक गिफ्टेड बंदा है। तो आप किस तरह से इसको याद करें, किस तरह से इसको दिमाग में बैठाएं। देखिए, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसको लॉन्ग टर्म बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये प्रैक्टिस क्या है, इसको बोलते हैं मॉक टेस्ट। तो जितने भी आप मॉक टेस्ट देंगे वो आपको हेल्प करेंगे। जैसे आप देखिए, ये इसका जो स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे वो आप जो मेंस का एग्जाम है, प्री का जो एग्जाम रहेगा, उससे 1 महीने पहले तक आप सारे के सारे अपने अपने जितने भी बुक्स वगैरह उनको खत्म कर लीजिए, स्टैटिक करंट सब। उसके बाद पूरे 1 महीने में 20 दिन आप खाली फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आप अच्छे से उसको याद रख सकें। और 10 दिन में आप ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार जस्ट एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप जितने भी आपके नोट्स बने हैं उनको आप गो थ्रू कर लीजिए, आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब जब आप मान लीजिए कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप कैसे करें, आप एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसके मॉक टेस्ट देख लें कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब आप बहुत सारे, मेरे टाइम पे क्या था कि मैंने 5-6 इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट ले लिए थे, तो अच्छे इंस्टीट्यूट के। उसके बाद क्या हुआ कि अब, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट रहते हैं इनके बहुत ही कंटेम्प्रेरी रहते हैं और बहुत ही अच्छे मॉक टेस्ट रहते हैं। जैसे वाजीराम के मॉक टेस्ट रहते हैं, आप ले सकते हैं, ऑनलाइन आप ले सकते हैं। मैं तो क्योंकि मैं काम कर रहा था तो मेरे पास कोई टाइम नहीं था ये सब इंस्टीट्यूट जाने का, तो हमने ऑनलाइन लिया और प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट ले लिए और मेंस के मॉक टेस्ट ले लिए। मेंस का मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि मेंस में आपके 20 क्वेश्चन होंगे और आपके पास रफली 7 या 8 मिनट रहेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए। तो एक राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है, उन्होंने प्रैक्टिस करके प्री क्लियर कर लिया, लेकिन मेंस कैसे क्लियर करें। तो मेंस का क्लियर करने की स्ट्रेटेजी ये रहती है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखने का प्रैक्टिस करें, एस्सेस का प्रैक्टिस करें, और उसके बाद उसको इवेल्युएट कराएं। तो इसके लिए भी आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूट देते हैं, उनके आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं तो आप फुल फोकस करके इंस्टीट्यूट जाके भी एक दे सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेंस के अंदर आपका तभी क्लियर होगा जब आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप छोड़ के आएंगे एक भी क्वेश्चन, तो आपका जो परसेंटेज है पास करने का वो कम होता रहेगा। तो ये थी मेंस को क्लियर करने के बाद। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट के लिए हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। हम आपका फ्री मॉक टेस्ट वगैरह ले लेंगे। यहाँ बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मॉक टेस्ट वगैरह लेते हैं, मॉक पर्सनालिटी टेस्ट लेते हैं, वो आपका करवा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छी तरह तैयारी कीजिए और अच्छे से इसको आप एक शेड्यूल बनाइए डेली का, आपको कितना करना है। जरूरी ये नहीं कि आपको 8 घंटे पढ़ना है, आप 3-4 घंटे का शेड्यूल बनाइए। उसमें आप हॉबीज का उसको भी साथ ही परस्यू कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग जो है झूठ लिखते हैं कि मैं वो फलाना खेलता हूँ, नहीं, वो नहीं करना है। आप जितना झूठ लिखेंगे उतने आपके चांसेस कम होते रहेंगे। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, एक शेड्यूल बनाइए। आप चाहे तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं आपका शेड्यूल, तो मैं थोड़ा सा उसमें इनपुट दे दूंगा।
हिस्ट्री बुक्स की लिस्ट, मेरी एक वेबसाइट है, उस पर आप बुक्स वगैरह की लिस्ट है, आप एक बार देख लीजिए। आपको जो भी बुक अच्छी रहेगी वो आप उसको ले सकते हैं, उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और हम लोग आई थिंक आई हैव 10 more minutes, तो हम लोग एक क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। आप क्वेश्चन शूट कर सकते हैं। यस सर। सर मधुमिता ने पूछा है सर, व्हाट वुड बी एन अप्रोप्रिएट और रिलेवेंट कोर्स टू चूज फॉर अ मास्टर्स डिग्री इफ यू एम टू जॉइन द आईएफएस? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप, मैं तो इंजीनियर था, मैंने आपके आके यहाँ ज्वाइन कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। बट इट्स गुड इफ यू डू समथिंग इन इंटरनेशनल रिलेशंस, वो आपके खुद के लिए अच्छा रहेगा। ऐसा कोई डिग्री इसमें प्रिस्क्राइब नहीं, यू शुड बी ए ग्रेजुएट। Okay, sir. Sir, next question from Saksham Chaudhary. Sir, is a person in its choice has choice to choose between Ministry of External Affairs गुड मॉर्निंग सर। or to go for foreign? हाँ, वो आपकी पर्सनल चॉइस के डिपेंड करता है। जनरली 2 फॉरेन पोस्टिंग के बाद आपको हेडक्वार्टर पोस्टिंग आना जरूरी है, क्योंकि आप फिर क्या होता है कि जब आप बाहर पोस्ट रहते हैं तो आपके वर्किंग स्टाइल भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसलिए 2 पोस्टिंग के बाद आप एमबीए में आके पोस्टिंग ले सकते हैं। बाकी कहीं भी आपको पोस्ट करना है या पोस्टिंग लेनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैकेंसीज निकलती हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद पोस्टिंग ले सकते हैं। Sir, next question is from Rahul Maurya. Sir, IFS was your first choice in order of preference? यस, आईएफएस वाज माय फर्स्ट चॉइस। देखिए, ये डिपेंड करता है। मैं बहुत लोगों की चॉइस रहती है आईएएस, आईपीएस, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको किस तरह की लाइफ जीनी है, ठीक है। मतलब ये इट्स अ पर्सनल चॉइस। और इसके आईएफएस में जो चार्म है सर इसका, वो है फॉरेन पोस्टिंग। जब आप फॉरेन पोस्टिंग पे जाते हो और जब आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो, उससे बड़ा सुख कोई नहीं है जिंदगी में। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी एक पर्सनल फीलिंग है कि जब आप बाहर जाते हो and you travel in the flag car, that is amazing feeling, and you represent your country. सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ऋतिक खरकवाल का है। सर, एक आईएफएस ऑफिसर को उन कंट्री में किस टाइप के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है जिसके साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, या जिस कंट्री में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो? सर, इसी के साथ में मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन भी है कि सर, जब आप एक आईएफएस ऑफिसर बन के किसी कंट्री में सर्व करते हैं, तो सर वहां पर आपके डेली लाइफ में ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने होते हैं, या फिर डेली लाइफ की क्या चीजें हैं जो बेहतर बना या आईएफएस को एक विशेष बनाती है? देखिए, आईएफएस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। मेन काम आपका है आपके कॉन्टैक्ट्स बनाने में, ताकि आप किसी तरह भारत सरकार की हेल्प कर सको। जैसे मान लो कोई बंदा अगर कहीं एक देश में लड़ाई चल रही है, मान लो सीरिया है या कोई और कंट्री है जहाँ पर लड़ाई चल रही है, और वहां पर कुछ आपके लोग जो फंसे हुए हैं, तो आप उनको कैसे बाहर लेके आओगे? आप तभी उनको बाहर लेके आ सकते हो जब आपके कॉन्टैक्ट्स हो, जब आप घूमे हो हर जगह पर, वहां पर आपने बात की है, आपके कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं, उनसे आप बात करके उनको निकलवा सकते हो। जैसे अब हमने रिसेंटली सोमालिया से लोगों को बुलाया, और मैंने पर्सनली अराउंड 200 लोगों को हमने अभी जितने कोरोना के टाइम पे कोई कहीं कहीं फंसा था, कोई दुबई फंस गया था, कोई नॉर्वे फंसा था, तो उनको हमने बाहर लेके आए। तो ये है सबसे बड़ा चैलेंज होता है लैंग्वेज का, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज कुछ और हो सकती है। मान लो आप अगर अरेबिक स्पीकर हो और आपकी पोस्टिंग मॉस्को हो जाए, तो फिर एक लैंग्वेज का है। दूसरा, क्योंकि आपको जैसे मैंने कहा कि कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, आपको सबसे मिलना है। उनके आईएफएस में सबसे अच्छी चीज ये है कि आपकी जो कॉन्टैक्ट रहती है वो उस देश के एलीट, उनके मिनिस्टर्स, उनके राइटर्स, उनके आर्टिस्ट, उनसे आपकी बातचीत रहती है। तो आप देखोगे कि जितने भी फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स हैं, या तो वो बहुत अच्छे ऑथर्स हैं, या बहुत अच्छे एनालिसिस्ट है खुद बन जाते हैं, या फिर बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहते हैं। तो हमारे यहाँ एक पर्सनल डेवलपमेंट का बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि आपके पास जब आप फॉरेन पोस्टिंग पे रहते हो, तो आपके पास टाइम रहता है और आप अपने अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हो, जो कि मैं नहीं सोचता किसी और सर्विस में आपको मिलता है। जैसे मैं जब इजिप्ट में था, तो मैं वहाँ पर हमारा जो कल्चरल सेंटर है उसमें उसका डायरेक्टर था। वहाँ जाकर हमने बहुत अच्छा कल्चरल डिप्लोमेसी की, और मैंने खुद पेंटिंग वहीं जाके स्टार्ट की। सर, एक और क्वेश्चन है राहुल। सर, आपका एट प्रेजेंट का डेली शेड्यूल
कैसा होता है? डेली डेली शेड्यूल बहुत ही ज्यादा हेक्टिक है, और बट एक आपको अच्छा फील होता है जब आप किसी एक काम को कंप्लीट करते हैं। जैसे हम बहुत काम कर रहे हैं, मैं कंट्री का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हम भारत सरकार बहुत काम कर रही है उधर, स्कूल बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है। तो ये एक एडेड एडवांटेज है फॉरेन सर्विस में कि आप, बहुत लोग बोलते हैं कि आप ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर सकते, लेकिन हम मेरी डिवीजन में हम डिवीजन खुद बहुत सारे काम कर रही है। हम उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं, बहुत सारे स्कूल हमने बनाए हैं। या आप एमईए की वेबसाइट पर देखते रहिए, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो मैं उस कंट्री का नाम तो नहीं बता सकता, बट हम ये कर सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा क्या नाम है एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप फॉरेन पोस्टिंग के बाद जब आप एमईए में हेडक्वार्टर पोस्टिंग लेते हैं तब। क्योंकि आपको जो डिफरेंट मल्टीट्यूड ऑफ जो वर्क होते हैं ना, वो आपको मिलता है करने के लिए, तो आपको एक्सपीरियंस होता है अच्छा। ये अभी एक मीटिंग है, मीटिंग के बाद मीटिंग खत्म होगी तो कल घर चले जाएंगे। फिर सुबह आते ही बहुत सारे एम्बेसडर्स रहते हैं, वो मिलने आते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स रहती है, उनकी जो भी इश्यूज रहेंगे उनको आपको सॉल्व करना है। तो ये रहता है। और प्लस हमारी जो एम्बेसीज रहती हैं उनसे भी इनपुट्स आते रहते हैं, उनसे भी रिपोर्टिंग होती है कि उनके देश में क्या चल रहा है, तो वो आपको पढ़ना है। तो आपका मेरे ख्याल से 70% ऑफ वर्क गोज इन रीडिंग, तो एक आपकी हैबिट बन जाती है। लेकिन जो बंदा सिविल सर्विस क्रैक करके आया है, उसकी एक्चुअली में एक रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। तो मैं ये बोलूंगा कि आप लोग भी सब, जरूरी नहीं है कि आप कोर्स की बुक पढ़ें, आप भी पोइट्री वगैरह और ये सब कर सकते हैं। क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं तो क्या होता है कि मोनोटोनस लाइफ होती है आपकी, तो उसमें वो आपको हेल्प कर सके, इसलिए आप पोएम पढ़ें, कविताएं पढ़ें और कहानियां पढ़ें, कुछ ना कुछ करें अपने लाइफ में। खेलें, जो खेल रहे हैं तो वो अच्छा कोई गेम खेलें, टेनिस हुआ, गोल्फ हुआ। ठीक है, गोल्फ हर कोई नहीं खेल सकता, बट आप कोई ना कोई गेम ले लें, एक हॉबी ले लें और उसको परस्यू करते रहें। सर चिराग सिंह का क्वेश्चन है, सर हैव यू फेस्ड एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस? नो नो नो, फॉरेन सर्विस में ये बहुत अच्छा है कि आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। मैं और आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है यहाँ पर। मैं जब इजिप्ट में था तब हमने बहुत सारे पॉलिटिकल जो लोग थे उनको होस्ट किया है, डिनर पे आप ले गए उनको, तो आपके एक अच्छे संबंध बन जाते हैं। कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमारे फॉरेन सर्विस में नहीं है, तो आप फ्रीली अपने काम को कर सकते हैं। ओके सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन अभी का है और एक और मधुमिता का भी है। इज इट कंपलसरी टू नो हिंदी टू जॉइन आईएफएस? नहीं, क्योंकि आप भारत से हैं तो आपको हिंदी तो मतलब आनी चाहिए, ऐसा जरूरी भी नहीं है। लेकिन अगर आपको हिंदी नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई एक भारतीय लैंग्वेज जो आपकी आनी चाहिए, जैसे आप केरल से हैं तो मलयालम आनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट ठीक है, अगर आपकी हिंदी की लैंग्वेज आप सीख गए हैं तो भी अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि फिर आप जब एमईए में पोस्टिंग लेंगे तब आपको, आपके साथ सेक्शन ऑफिसर रहते हैं, एएसओ रहते हैं, बहुत सारा स्टाफ रहता है, उनसे आप बात कर सकते हैं हिंदी में। हमारे यहाँ बहुत बहुत ऑफिसर्स हैं जो जो हिंदी नहीं जानते हैं या कम जानते हैं। सर एक और क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाई डिड यू जॉइन आईएफएस? यू कुड हैव बिकम द नेक्स्ट नारायण मूर्ति फॉर इंडिया। व्हाई डिड यू चूज दिस पाथ? एक्चुअली देखिए, सिविल सर्विस का नाम ही सिविल सर्विस है, तो आप देश की सेवा कर रहे हैं। तो अगर आप खुद नारायण मूर्ति बनने की जगह दूसरे लोगों को हेल्प करें कि वो नारायण मूर्ति बने, लोगों को जॉब दें, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। ओके सर। We can take 2 more questions. Okay, sir. Sir, what role you play in attracting investment to country? उस पर हमारा देखिए, जो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी बहुत सारी एजेंसीज रहती हैं, फिक्की है, इन्वेस्ट इंडिया है, हम लोग उनसे कांटेक्ट में रहते हैं ताकि उनसे बात करके हम बहुत सारी कॉन्फ्रेंस कराते हैं। जैसे अभी देखेंगे कि आप इंडो अरब रीजन से कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, दिसंबर में होगी, तो ऐसी कॉन्फ्रेंस आप करवा सकते हैं। दूसरा, जो एक कॉमर्स एक पोस्ट होती है हर एम्बेसी में, उसे बोलते हैं कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव।
तो वो पूरा हैंडल करता है कॉमर्स का। आपको जो भी चीज चाहिए, मान लो अगर आपको एक्सपोर्ट करना है इजिप्ट में, तो आप वो कॉमर्स रिप्रेजेंटेटिव है हमारा इजिप्ट में, उससे बात कर सकते हैं, और किसी तरह से डेटा वगैरह जो भी आपको चाहिए कि वहाँ पे कौन सी कंपनी है या किस सेक्टर में आपको एक्सपोर्ट करना है, वो आप ले सकते हैं। तो आपको पूरी हेल्प मिल जाती है। सर 2-3 क्वेश्चन है सर, मैं सभी को समराइज करके बता देता हूँ, प्रिपरेशन से संबंधित है। सर पहला क्वेश्चन है पुष्पा यादव का। सर आई एम इन फर्स्ट ईयर नाउ एंड आई विल बी एलिजिबल ओनली इन 2025 टू फर्स्ट अटेम्प्ट। आई एम रियली कंफ्यूज्ड, हाउ कुड आई स्टार्ट प्रिपरेशन? सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स, स्पेशली considering the fact that you have to remember a huge range of facts? Sir, next question है, sir, how can we make balance when we prepare for CSE in college days? I mean about the time management. See, पूरा खेल जो है टाइम मैनेजमेंट का है। जैसे अभी कोई फर्स्ट ईयर में है, मेरी तुमसे ये राय रहेगी कि आप अपना पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें, और ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आप इसको थोड़ा सा जोर देके इसको तैयारी कर सकते हैं। अगर जो कोई फर्स्ट ईयर में है या फिर जो भी अभी कॉलेज स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए यह है कि आपको अपना ग्रेजुएशन ढंग से करें, अच्छे से मार्क्स लेके आए जो भी है, लेकिन साथ साथ आप पढ़ने की अपनी हैबिट को इम्प्रूव करें, लिखने की हैबिट को इम्प्रूव करें। वो कैसे होगा? वो आप रैंडम कोई बुक पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आप जब अपने ग्रेजुएशन के आप एंड ईयर्स में आएंगे, उसके अंदर आप स्ट्रेटेजी जो बना सकते हैं, कोर्स की बुक पढ़ सकते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा तो ये रहेगा कि अभी आप अच्छे से मन लगा के अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। मेरी स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरी स्ट्रेटेजी थी, मेरे पास टाइम नहीं था, तो जब आपका टाइम नहीं था तो आप क्वालिटेटिव पढ़ाई करते हो। तो उसमें क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, एग्जाम प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज आपके दिमाग में रहती है। अब अगर गेट बंद करके एग्जाम देना स्टार्ट किया, मान लो आपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक चैप्टर पढ़ लिया और उसके बाद एग्जाम दे रहे, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपने जो भी पढ़ा है, मतलब ऐसा नहीं है कि शाम को आप भूल जाओगे, बिल्कुल होगा, बिल्कुल आप भूलोगे, लेकिन जब आप एग्जाम प्रैक्टिस करते हो तो उसमें आपको चीजें याद रहती है। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैंने कोर्स को, जब हमने, क्या होता है कि अपने जो स्ट्रेटेजी होती है उसको ऐसा नहीं है कि आपने एक पूरी मंथली प्लान बना लिया और आप सोच रहे हो कि मैंने यार एक दिन पढ़ाई नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो प्लान है ये आपका है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा उसको नेगलेक्ट कर दें। आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने प्लान के तहत चलें, लेकिन बहुत सारी चीजें रहती हैं, आपका मन नहीं लग रहा तो आप कहीं बाहर चले गए, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं वो प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट से करें। बहुत सारे वेन्यूज रह सकते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे जो जितने भी कुछ लोग रहेंगे जिनके पास फाइनेंशियल की कमी रहेगी, हम लोग भी इसी मतलब सिचुएशन से गुजर चुके हैं। लेकिन आपको किसी तरह से आप किसी बुक स्टोर पे चले जाइए, जैसे भी राजेंद्र नगर चले जाइए या मुखर्जी नगर है, यहाँ जाकर आप अच्छे इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट वगैरह ले लीजिए। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए और मेरे साथ में जुड़ने के लिए। सर मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे प्रेसिडेंट मुद्रा को बुलाता हूं। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ मुद्रा, आवाज आ रही है। It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of whole Dadichi Society and the entire fraternity of Rajdhani College, first of all extend my warm, sincere thanks to Almighty. Now, I extend my heartiest gratitude to our speaker, Harish Kumar sir, who spared his busiest time to schedule this occasion, and also for sharing us all their findings and opinion suggestions for students about IFS exam. I also thank all the teachers, especially our principal Rajesh Giri sir and our convener Rajiv sir, who has been the backbone of the society.
I mention my deepest sense of appreciation at one place. My heartiest thanks to all the audience who have been listening to us and have always been there to to grace all our events. Thank you so much. And I request all of you who all can switch on their camera so we can take a group photo. All the students who all can switch on their camera if it's possible. एक और चीज, अगर बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं जो हम आंसर नहीं कर पाए हैं, वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ताकि मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उसको जरूर आंसर करूंगा। और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि हम फिजिकल मिलें, ताकि मैं बच्चों से मिल सकूं और हम लोग अच्छी एक डिस्कशन कर सकें। बहुत शुक्रिया, ये तो आपने हम लोगों के मन की बात कह दी। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ईमेल आईडी मैं शेयर कर दूंगा, आप उनको बता दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं उसको अच्छी तरह से आंसर करूंगा। चलिए, बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सर। Vishnu, you can stop recording now. अच्छा हो गया मुद्रा, बहुत सारे सवाल भी आ गए।